से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज से हम राजनीति विज्ञान विश्वकोश की चर्चा शुरू करेंगे। क्या बेटा? राजनीति विज्ञान विश्वकोश, यस, जिसके अंतर्गत आज हम अनुपस्थित मतदान की चर्चा करेंगे कि भाई अनुपस्थित मतदान किसे कहते हैं। जय स्टूडेंट्स, ध्यान दें। जैसा कि मैंने विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों में पाया है कि उनसे जब भी मैं राजनीति सिद्धांत की, तुलनात्मक राजनीति की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पनाएं पूछता हूं कि बेटा अनुपस्थित मतदान क्या है, निरंकुश राजतंत्र क्या है, राजनीतिक विकास क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है ना, ढेरों भर की जो संकल्पनाएं हैं, तो उनका अभिप्राय मतलब सटीक अर्थ उनको नहीं मालूम है। इसलिए हमने तय किया कि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन इत्यादि से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं, उन सभी संकल्पनाओं की हम अच्छे से व्याख्या और विश्लेषण करें, जिससे कि राजनीति विज्ञान की सभी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को यदि हम अच्छे से समझ जाएं तो वास्तविक रूप में हम सामाजिक जीवन को भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान की जितनी भी संकल्पनाएं होती हैं, उन संकल्पनाओं का निश्चित अर्थ होना जरूरी है, क्योंकि राजनीति विज्ञान की राजनीति की संकल्पनाओं का अर्थ सुनिश्चित नहीं होगा तो ये तय है कि इन संकल्पनाओं का गलत अर्थ लेकर के और जो है शासक किसी भी रूप में शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो राजनीति विज्ञान की जितनी भी संकल्पनाएं हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, उन सभी का सटीक अर्थ, श्रेष्ठ अर्थ का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि जब जब इन अवधारणाओं का दुरुपयोग किया गया है तब तब शक्ति का भी शासकों के द्वारा दुरुपयोग किया गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हमें सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो इन संकल्पनाओं की व्याख्या और विश्लेषण अच्छे से किया जाना चाहिए। और मैं भरसक प्रयास करूँगा जितनी भी संकल्पनाएं मैं आपको समझाऊँगा, उन संकल्पनाओं के अंतर्गत मैं वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ साथ उसके दार्शनिक पक्ष की भी चर्चा करूँगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो जब तक हम सत्य के ज्ञान और कर्तव्य के ज्ञान को एक दूसरे के साथ समन्वित नहीं करेंगे तब तक जो है वास्तविक रूप में समाज में हम रचनात्मक भूमिका नहीं निभा सकते। मतलब सत्य के ज्ञान और कर्तव्य के ज्ञान का समन्वय होने के बाद में ही समाज में रचनात्मक भूमिका निभाई जा सकती है। इसका कहने का दूसरा अर्थ ये होगा कि हम भले ही किसी भी संकल्पना का अर्थ बता रहे हो, आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम प्रत्येक संकल्पना के अंतर्गत उसके वैज्ञानिक पक्ष और दार्शनिक पक्ष, मतलब तथ्य और मूल्य दोनों की चर्चा करेंगे। ये बात तो आपको विशेष रूप में ध्यान रखनी है। और इसी के साथ ही में मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को ये भी कहना चाहूँगा बेटा कि वास्तव में आज के बदलते हुए विश्व की परिस्थिति में राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं के सही अभिप्राय को और इनसे जुड़े हुए तर्क वितर्क की जानकारी प्राप्त करके हम सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने के लिए उपयुक्त अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम इन संकल्पनाओं को अच्छे से नहीं समझेंगे, इन संकल्पनाओं के अभिप्राय की व्याख्या अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक निश्चित रूप में हम सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो है सार्थक भूमिका नहीं निभा सकते। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम कहें, भले राजनीति सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतियों, तुलनात्मक राजनीतियों, जितनी भी संकल्पनाएं हैं, उन सभी संकल्पनाओं का हमें निश्चित अर्थ पता होना चाहिए। जब तक इनका निश्चित अर्थ हमें नहीं मालूम होगा तब तक हम ये कह सकते हैं कि शासक इन संकल्पनाओं का दुरुपयोग करके शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में विभिन्न विचारों और विचारधाराओं के, जैसे आज हम अनुपस्थित मतदान की चर्चा करेंगे, एब्सेंटी वोटिंग की चर्चा करेंगे, तो विभिन्न विचारों और विचारधाराओं के वैज्ञानिक विवरण के साथ साथ उनके दार्शनिक पक्ष को भी हम उभारने का प्रयास करेंगे। मतलब वैज्ञानिक पक्ष के साथ साथ दार्शनिक
पक्ष को भी हम उभारेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी भी संकल्पनाएं हम आपको समझाएंगे, जितनी भी संकल्पनाओं की हम व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उन सबके अंतर्गत दार्शनिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष इन दोनों को लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में सत्य के ज्ञान और कर्तव्य के ज्ञान, क्या बेटा, सत्य के ज्ञान का मतलब वैज्ञानिक पक्ष और कर्तव्य के ज्ञान का मतलब दार्शनिक पक्ष। तो सत्य के ज्ञान और कर्तव्य के ज्ञान को एक दूसरे के साथ समन्वित नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हम कहेंगे कि समाज में रचनात्मक भूमिका नहीं निभा सकती। इसलिए आप नोट करेंगे, विभिन्न विचारों और विचारधाराओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ साथ उसके दार्शनिक पक्ष को भी उभारा गया है, जिससे सत्य के ज्ञान और कर्तव्य के ज्ञान को एक दूसरे के साथ समन्वित करके, एक दूसरे के साथ मिला करके, एक दूसरे के साथ तालमेल करके इसके साथ ये विश्वास जुड़ा है कि दोनों तरह का ज्ञान मिलकर ही समाज में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। मतलब अगर समाज में रचनात्मक भूमिका निभानी है तो ऐसी स्थिति में उसके वैज्ञानिक पक्ष को है, उसके दार्शनिक पक्ष को, इसी के साथ में हम कहेंगे कि सत्य के ज्ञान और कर्तव्य के ज्ञान का समन्वय जरूरी है, या दार्शनिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष का समन्वय जरूरी है। जैसा कि व्यवहारवाद के बाद में उत्तर व्यवहारवादियों ने ऐसा ही किया है। उत्तर व्यवहारवादियों ने तथ्य और मूल्य दोनों के समन्वय की बात की है, जबकि व्यवहारवादी केवल तथ्यों की बात करते हैं और परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल मूल्यों की बात करता है। तो यहाँ पर भी यही बात आपको बताई जा रही है। और बेटा, यदि ज्ञान के दोनों पक्षों का परस्पर संबंध टूट जाएगा, अब ध्यान दें, ज्ञान के इन दोनों पक्षों का ज्ञान के इन दोनों पक्षों का मतलब बेटा सत्य क्या ज्ञान और कर्तव्य का ज्ञान। फिर से बोल रहा हूँ, सत्य क्या ज्ञान और कर्तव्य का ज्ञान, या वैज्ञानिक पक्ष और दार्शनिक पक्ष ऐसे भी कह सकते हैं। तो सत्य ज्ञान का मतलब वैज्ञानिक पक्ष है ना, कर्तव्य ज्ञान का मतलब दार्शनिक पक्ष। तो वास्तव में देखा जाए तो यदि ज्ञान के इन दोनों पक्षों का परस्पर संबंध टूट जाए तो ऐसा ज्ञान विध्वंसात्मक दिशा में अग्रसर हो सकता है। मतलब ये विध्वंस ही लाएगा, ध्वंस ही करेगा, विनाश ही करेगा, पतन ही करेगा। ध्वंसात्मक या विध्वंसात्मक दिशा में अग्रसर हो सकता है, या कम से कम उसे इस दिशा में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब ऐसा ज्ञान वास्तविक रूप में विध्वंसात्मक दिशा की तरफ ही बढ़ेगा। इसलिए बेटा, भले ही किसी भी विचारधारा, किसी भी विचार का अध्ययन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ राजनीति विज्ञान विश्वकोश की चर्चा आज से हम शुरू करें तो इसके अंतर्गत मैं वैज्ञानिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष है, सत्य का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, इन दोनों का समन्वय करते हुए आपको प्रत्येक संकल्पना का अर्थ बताऊंगा। यह बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। और सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में इन संकल्पनाओं से, इन अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। और केवल एग्जाम की दृष्टि से नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो इन सभी संकल्पनाओं का निश्चित अर्थ पता ही होना चाहिए। इसलिए मैंने ये तय किया है कि प्रतिदिन मैं एक एक संकल्पना आपको जरूर समझाऊं। तो आज की जो हमारी पहली संकल्पना होगी, मैं इसको अल्फाबेट के हिसाब से ही लूँगा। जो पहली संकल्पना होगी वो होगी अनुपस्थित मतदान, मतलब एब्सेंटी वोटिंग, अर्थात अनुपस्थित मतदान से आप क्या समझते हैं, या अनुपस्थित मतदान किसे कहा जाता है। तो जैसे आप किसी भी लेखक की किताब का अध्ययन कर रहे हो और वहाँ पर आपके सामने किसी सेंटेंस में आ जाता है कि अनुपस्थित मतदान, अब वहाँ दिक्कत ये आती है कि अनुपस्थित मतदान होता है क्या, तो वहाँ तो इसका अर्थ बताया नहीं जाएगा। तो मैंने इसलिए प्रयास किया है कि राजनीति विज्ञान की जितनी भी संकल्पनाएं, उन सभी संकल्पनाओं को मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाऊं। तो आज की जो हमारी पहली संकल्पना है बेटा, वो क्या होगी, अनुपस्थित मतदान, एब्सेंटी वोटिंग। अब नोट करते जाएं, आप अपना पेन उठाएं, यस, रजिस्टर उठाएं, नोट करें, अनुपस्थित मतदान किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन्स बाय एब्सेंटी वोटिंग, है ना। अनुपस्थित मतदान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सा अर्थ है क्या बेटा, जैसे मैंने यहाँ नोट कर दिया है, तो आप इसको हूबहू ऐसा कैसा नोट कर लेंगे। मैंने बिल्कुल संक्षेप में इसका जो अभिप्राय है वो नोट किया है। बेटा, जब कोई योग्यता प्राप्त मतदाता, नोट करें, जब कोई योग्यता प्राप्त मतदाता, क्वालिफाइड वोटर, क्या, क्वालिफाइड वोटर, है ना, योग्यता प्राप्त मतदाता, मतलब जब कोई योग्यता प्राप्त मतदाता किसी व्यवस्था के कारण, जैसे कि वह अस्वस्थ है या अन्यत्र कार्यरत है, किसी दूसरे स्थान पर काम कर रहा है, या अस्वस्थ है, बीमार है, तो किसी व्यवस्था के कारण मतदान के लिए निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित होने में असमर्थ हो,
तो उसे मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए जो वैकल्पिक प्रबंध अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाता है उसे अनुपस्थित मतदान की संज्ञा दी जाती है। अब जरा देखिएगा, यहाँ अनुपस्थित मतदान का जो अर्थ मैंने आपको बताया है वो अर्थ इस रूप में बताया है कि फिर भले ही आप भारत की बात करें, चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये अनुपस्थित मतदान का जो अर्थ होगा वो सब देशों में एक ही होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि इन संकल्पनाओं का जो निश्चित अर्थ है उसकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। तो आप क्या समझे इससे कि वे अनुपस्थित मतदान किसे कहा जाता है? इसका सीधा सा अर्थ है कि जब कोई योग्यता प्राप्त, नोट करें, जब कोई योग्यता प्राप्त मतदाता किसी व्यवस्था के कारण, अब यहाँ योग्यता प्राप्त मतदाता, क्वालिफाइड वोटर का मतलब क्या है भाई? ये तो अभी प्रत्येक देश के अंतर्गत अलग अलग योग्यताएं होती हैं। जैसे हम आयु की बात करें तो किसी देश में 18 वर्ष है ना, किसी के अंतर्गत जो है 21 वर्ष है। किन किन लोगों को जो है मतदान के अधिकार से दूर रखा जाएगा, है ना। तो ये योग्यताएं जो हैं प्रत्येक देश में अपनी परिस्थिति के हिसाब से होती हैं, लेकिन मूल बात यहाँ ये देखेंगे कि जब कोई योग्यता प्राप्त मतदाता किसी व्यवस्था के कारण, अब व्यवस्था क्या हो सकती है बेटा, है ना, वो अस्वस्थ हो सकता है या किसी दूसरे स्थान पर हो सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसके मतदान की जो व्यवस्था की जाती है कि वह अस्वस्थ भी हो, दूसरे स्थान पर भी हो, उसके बावजूद भी वह अपना मतदान कर सके, इसके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है उसी को अनुपस्थित मतदान कहा जाता है। मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूँ, जब कोई योग्यता प्राप्त मतदाता मतलब क्वालिफाइड वोटर, जैसे अब भारत की बात करते हैं, आयु की बात आती है तो 18 वर्ष है। अब 17 वर्ष के बच्चे को तो जो है मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन 18 वर्ष का होते ही वह अपना मत का प्रयोग कर सकता है। अब मान लीजिएगा वही जो 18 वर्ष का मतदाता है, मान लीजिएगा वह अस्वस्थ है, बीमार है या वह किसी दूसरे स्थान पर है, तो ऐसी स्थिति में उसके मतदान की कोई व्यवस्था की जाए, कोई वैकल्पिक जो है व्यवस्था होनी चाहिए। जो वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है उसके ना रहते हुए भी उसका जो है मतदान हो जाए, तो इसी को अनुपस्थित मतदान कहा जाता है। तो नोट करें, जब कोई योग्यता प्राप्त मतदाता किसी व्यवस्था के कारण, व्यवस्था जैसे कि अस्वस्थ हो, बीमार हो या अन्यत्र कार्यरत होने के कारण वह किसी दूसरे स्थान पर कार्य कर रहा हो, है ना, तो मतदान के लिए निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित होने में असमर्थ हो, मतलब वह मतदान के निश्चित समय पर स्थान पर नहीं पहुंच पाए, तो ऐसी स्थिति में जो है असमर्थ हो तो उसे मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए जो वैकल्पिक प्रबंध, नोट करें, जो वैकल्पिक प्रबंध अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, नोट करेंगे, जो वैकल्पिक प्रबंध अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाता है उसे ही अनुपस्थित मतदान की संज्ञा दी जाती है। समझ गए इसका मतलब? ये इसका सीधा साधा सा अर्थ हो गया। तो मैं राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आपसे यदि कोई पूछ ले कि अनुपस्थित मतदान किसे कहा जाता है, तो बस केवल आप ये 2 सेंटेंस है, इन 2 सेंटेंसों के आधार पर इसको अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं। यस, अब जैसे अब इसके अनेक तरीके प्रचलित हैं, मतलब जो वैकल्पिक प्रबंध की बात आती है कि भाई अगर एक मतदाता किसी व्यवस्था के कारण अस्वस्थ है या किसी दूसरे स्थान पर कार्य कर रहा है ना, और वो निश्चित समय पर स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, तो इसके लिए वैकल्पिक प्रबंध किया जाता है, मतलब अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाता है। तो इसके लिए कौन कौन से जो है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, इसकी चर्चा होगी। इसके अनेक तरीके प्रचलित हैं, जैसे अधिकांश देशों में इसके लिए डाक द्वारा मतदान की व्यवस्था की जाती है। क्या बेटा? पोस्टल वोटिंग की जाती है, मतलब अनेक देशों में जो है डाक के द्वारा मतदान की व्यवस्था की जाती है कि डाक के द्वारा जो है वह अपना मतदान कर सकता है। चूंकि वो मतदाता दूसरे स्थान पर है या वह अस्वस्थ है, तो ऐसी स्थिति में जो है वैकल्पिक प्रबंध की व्यवस्था की गई है कि डाक के द्वारा वह अपना मतदान कर सकता है, तो इसी को अनुपस्थित मतदान कहा जाता है कि डाक के द्वारा वह अपना मत का प्रयोग कर सकता है। और देखें, कई जगह हैं अग्रिम मतदान, एडवांस वोटिंग करा लिया जाता है, मतलब कुछ जगह ऐसी होते हैं जहाँ पर कि जिस दिन वोट डालने हैं, मतदान की जो तिथि होती है उससे पहले ही मतलब जो है एडवांस वोटिंग करा लिया जाता है, अग्रिम मतदान करा लिया जाता है ना। समझिएगा इसको, मतलब पहले से ही अगर वहाँ पर मौजूद है तो जो मतदान की तिथि होती है उससे पहले ही अग्रिम मतदान, पहले से मतदान करा लिया जाता है। ये भी इसका जो है वैकल्पिक प्रबंध हो गया, मतलब अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो गया। और कई जगह दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मतदान की अनुमति दी जाती है, मतलब कुछ जगह जो है उस व्यक्ति के स्थान पर जो अनुपस्थित है दूसरे व्यक्ति से जो है मतदान करा लिया जाता है। इसे परोक्ष
मतदान कहा जाता है, प्रॉक्सी वोटिंग कहा जाता है। मतलब जब दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मतदान की अनुमति दी जाती है तो इसको परोक्ष मतदान कहा जाता है, प्रॉक्सी वोटिंग कहा जाता है। तो ये कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, जब दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मतदान की अनुमति दी जाती है तो इसे परोक्ष मतदान कहा जाता है, प्रॉक्सी वोटिंग कहा जाता है। और इसके बाद में कई जगह है अस्पतालों, कारागृहों, जरा ध्यान दें, अस्पतालों, कारागृहों और वृद्धावासों इत्यादि में विशेष मतदान केंद्र बना दिए जाते हैं, स्पेशल पोलिंग बूथ्स बना दिए जाते हैं। क्या? स्पेशल पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं। कहाँ कहाँ? जैसे अस्पताल है भाई, अस्पतालों के अंतर्गत चूँकि जो बीमार अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं तो डेफिनेटली वो नहीं जा सकते, तो वहाँ पर ही क्या कर दिया जाता है, मतलब जो है विशेष मतदान केंद्र बना दिए जाते हैं। कहाँ पर? जैसे अस्पताल में, है ना, कारागृहों में, जेलों के अंतर्गत, और इसी के साथ में जो वृद्धावास होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, उनके अंतर्गत जो है विशेष मतदान केंद्र बना दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपने मतदान को जो है इस्तेमाल कर सकें, अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं क्या? अनुपस्थित मतदान। ठीक है बेटा, एब्सेंटी वोटिंग। और बेटा और कई जगह, अब ज़रा ध्यान दें, और कई जगह निर्वाचन क्षेत्र के स्थानांतरण, कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रांसफ़र, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, का तरीका अपनाया जाता है। मतलब कुछ जगह क्या होता है कि जब मान लीजिएगा एक मतदाता अपने निश्चित स्थान पर, जहां उसका अपना मतदाता सूची में नाम है, वहां पर वो उपस्थित नहीं है, तो इसलिए क्या कर दिया जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र के स्थानांतरण का तरीका अपना लिया जाता है। मतलब निर्वाचन क्षेत्र के स्थानांतरण का तरीका अपना लिया जाता है। तो ये हो गया अनुपस्थित मतदान। अब भाई इसके अंतर्गत भले ही तरीका कोई भी हो, अब तरीका केवल ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जो तरीके मैंने आपको बताए यही तरीके हमेशा रहेंगे, नहीं 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 नहीं, ये समय और परिस्थिति के हिसाब से नए नए तरीके आते रहेंगे। मूल बात तो ये है कि भाई इसके लिए वैकल्पिक प्रबंध जब किया जाता है, मतलब वैकल्पिक प्रबंध जब किया जाता है तो उसे अनुपस्थित मतदान कहा जाता है। क्या मतलब हुआ कि अगर एक योग्यता प्राप्त मतदाता किसी व्यवस्था के कारण मतदान के निश्चित समय स्थान पर उपस्थित होने में असमर्थ हो तो उसे मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए जो वैकल्पिक प्रबंध किया जाता है उसे अनुपस्थित मतदान की संज्ञा दी जाती है। मतलब एक मतदाता किसी व्यवस्था के कारण अपने निश्चित स्थान और समय पर नहीं पहुंच पाता है, अब व्यवस्था उसकी कुछ भी हो सकती है, वो बीमार भी हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, या फिर जो है वो किसी दूसरे स्थान पर कार्यरत हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने मतदान का प्रयोग कैसे करे? तो मतदान के लिए जो वैकल्पिक प्रबंध किया जाता है, जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाता है, उसी को अनुपस्थित मतदान कहा जाता है कि उस व्यक्ति के ना तो होते हुए भी उस व्यक्ति का जो है मत डाला जा सके, है ना, इसी को अनुपस्थित मतदान कहा जाता है। इसके लिए वैकल्पिक प्रबंध अलग अलग होते हैं, मैंने आपको बता दिया है भाई। कहीं पर जो है डाक के द्वारा मतदान की व्यवस्था होती है, कहीं पर अग्रिम मतदान की व्यवस्था होती है ना, और कहीं पर जो है परोक्ष मतदान की व्यवस्था होती है, मतलब दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जो है मतदान की अनुमति दे दी जाती है। और कई जगह क्या होता है, फिर विशेष मतदान केंद्र होते हैं, और कई जगह निर्वाचन क्षेत्र के स्थानांतरण का तरीका अपना लिया जाता है। अब वो जो भी है देश विशेष, परिस्थिति विशेष के आधार पर जो भी तरीका अपनाया जाए, बस मूल बात ये है कि जब एक जो योग्यता प्राप्त मतदाता होता है, फिर से बता रहा हूँ, जब एक योग्यता प्राप्त मतदाता होता है वो किसी व्यवस्था के कारण जो है मतदान के लिए निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो उसे मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए जो वैकल्पिक प्रबंध किया जाता है उसे अनुपस्थित मतदान की संज्ञा दी जाती है। बस इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया। तो मुझे विश्वास है कि आप आज की जो हमने पहली अवधारणा ली है, संकल्पना ली है राजनीति विज्ञान की, अनुपस्थित मतदान क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस तरीके से मैं कहूँगा कि राजनीति सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, है ना, इत्यादि से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जो संकल्पनाएं हैं, अवधारणाएं, उन सभी को मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी इन संकल्पनाओं का जो सटीक अर्थ है वो नहीं समझेंगे, तब तक ये भी निश्चित है कि राजनीति एक खिलौना बनी रहेगी। क्योंकि देखो, भले ही अन्य सामाजिक विज्ञान हैं, उनको भी जो है अपनी संकल्पनाओं के अभिप्राय का पता होना चाहिए, लेकिन राजनीति विज्ञान की जितनी भी संकल्पनाएं हैं उनका तो अभिप्राय स्पष्ट होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जब इन संकल्पनाओं का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता है तब तक
तब शासक इन संकल्पनाओं का दुरुपयोग करते हैं और जनहित में कार्य नहीं किया जाता है, जनता के हित में कार्य नहीं किया जाता है, और ऐसे लोग शक्ति का दुरुपयोग कर करके और ये निरंकुश शासक बन बैठते हैं। इसलिए फिर कह रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान में जितनी भी जो संकल्पनाएं हैं उन संकल्पनाओं का साफ सुथरा स्पष्ट उचित अर्थ होना अति आवश्यक है। इसलिए हमने तय किया है कि राजनीति विज्ञान में जितनी भी संकल्पनाएं हैं, राजनीतिक सिद्धांत संबंधित जितनी भी संकल्पनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधित जितनी भी संकल्पनाएं हैं, तुलनात्मक राजनीति संबंधित जितनी भी संकल्पनाएं हैं, मैं तो ये कहूँगा सामाजिक विज्ञान संबंधित जितनी भी संकल्पनाएं हैं, उन सभी संकल्पनाओं को एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आप अरस्तु के शब्दों में कहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस। अर्थात राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान जब एक सर्वोच्च विज्ञान है, स्वामी विज्ञान है, तो इसको स्वामी विज्ञान ही बने रहना है। इसके लिए हमें सभी संकल्पनाओं का उचित अर्थ, स्पष्ट अर्थ, सटीक अर्थ का पता होना चाहिए। तो मैं एक एक करके सारी जो संकल्पनाएं हैं आपको समझाऊंगा। तो आज की जो हमारी पहली संकल्पना होगी, क्या होगी बेटा? अनुपस्थित मतदान। तो अनुपस्थित मतदान किसे कहा जाता है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।